हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि है सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये आपका जो 8वां चैप्टर है। वैसे चैप्टर आपका बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट है आपका इजी, ठीक है। तो 2-3 वीडियो के अंदर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से भी हम 10 फरवरी तक अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की, ठीक है। और इसी के साथ ही सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। देखिए फाइनेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो फाइनेंस को बेसिकली क्या कहा जाता है, फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो कोई भी एक बिजनेस है, फाइनेंस उसका क्या लाइफ ब्लड है। कैसे, जैसे अब मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, आप या मैं हो, अगर हमारे में से जो खून है, अगर हम अब जो ब्लड अगर उसको निकाल दे तो भी क्या फिर मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगी, ये पे ही गिर जाऊंगी, ठीक है। इसी तरह से सेम वे में बिजनेस है, अगर जो बिजनेस है ना, अगर उसको हम फाइनेंस न दे, फाइनेंस उसमें से अगर अलग कर दे, फाइनेंस को अगर निकाल दे तो हमारा बिजनेस वहीं पे धड़ाम से गिर जाएगा, बिजनेस में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए बेसिकली फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक लाइफ ब्लड है किसका, एनी बिजनेस का। फाइनेंस का बेसिक मीनिंग क्या, फाइनेंस का मतलब क्या है, मनी और फंड से। आप ही बताइए क्या पैसे के बिना आप बिजनेस है उसको चला सकते हो? जी नहीं। तो भी हमें कोई भी बिजनेस चलाना है उसके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइनेंस का मतलब बेसिकली क्या है, मनी और द फंड। तो मनी रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज। जब भी हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में हमें इतनी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, डे टू डे बेस पे हमें इतनी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें पैसा तो चाहिए ना। बिना पैसे के हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं? बिना पैसे के क्या मैं रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ? कुछ भी मैं खरीद पाऊंगी? जी नहीं। लेबर को पेमेंट मैं कैसे दूंगी अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा? तो इसीलिए मनी की हमें रिक्वायरमेंट है। जब भी हम बिजनेस एक्टिविटीज है जब उसको कैरी करते हैं तो उसके लिए हमें मनी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस हम उसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को पैसा है, वो किस किस फॉर्म में चाहिए, कब कब उसको पैसा चाहिए, कब कब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको जो फाइनेंस चाहिए वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, फिक्स्ड कैपिटल मीन से अगर मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स बोले तो भाई मुझे जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। उसके ऊपर मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब जो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाह रही हूँ, ठीक है, उसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी में इंस्टॉल करूंगी उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो जब भी हमें फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, कि भी फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या, कि भी जो एक बार हमने लगा दिया वो पैसा तो हमारा फिक्स हो चुका और उसको हम एक लंबे टाइम तक हम यूज करेंगे। मैंने जमीन खरीद ली, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल उस बिल्डिंग को मैं बेच दूंगी, 5-10 साल के लिए मैं अपनी बिल्डिंग है उसको यूज करूंगी। मैंने कोई भी मशीनरी है या फिर प्लांट है मैंने वो परचेज किया तो मशीनरी को भी 4-5 साल, कई साल तक मैं उसका यूज करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि भी आज मैं लेके आई हूँ कल मैं उसको बेच दूंगी, जी नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, अब मैंने मशीन लगा दी, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वर्कर वहां पे आ चुके हैं। अब वे वर्कर है जो मशीन पर काम करेंगे, अब मुझे उनको क्या देनी पड़ेगी, उनको वेजेस देनी पड़ेगी। जो भी एम्प्लॉइज है मेरे बिजनेस के अंदर उनको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। अब अगर मैंने कुछ रेंट पे लिया, ठीक है, अगर बाई चांस मैंने कोई मशीनरी रेंट पे ली है या मैंने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है तो भी वो उसका रेंट भी देना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा, मुझे एक रेगुलर बेस पे टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मेरी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको कहेंगे। जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उसको रन करने के लिए अब जो हमें पैसा चाहिए तो वह बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हमें फाइनेंस की कब कब रिक्वायरमेंट हुई, जब हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ी, फिक्स्ड एसेट्स अगर हमें परचेज करनी है। इसी के साथ ही जो भी डे टू डे हमारी एक्टिविटीज होगी उसके लिए जो खर्चा होगा उसके लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं जो हमारी एसेट्स है, करंट एसेट, ठीक है। जब करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल हमारी कहलाएगी। तो ये एक फॉर्मूला ऐसे करके भी आप अगर लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ ही भी अगर मैं अपना बिजनेस अगर उसको मैं एक्सपेंड करना चाहती हूँ, उसकी ग्रोथ करना चाहती हूँ तो वो भी क्या बिना पैसे के पॉसिबल है? जी नहीं। अगर मुझे एक्सपेंड करना अपना बिजनेस और बड़े लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि भी मुझे जो पैसा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल नीड एक बिजनेस की, या भी कब कब हमें फाइनेंस जो रिक्वायर्ड होगा बिजनेस के लिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम और एक्सपेंस एंड ग्रोथ के टाइम। अब हम बात करते हैं भी, हमने ये तो बात कर ली कि भी हाँ ये तो बात सही है कि भी बिजनेस है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के हम बिजनेस उसको नहीं चला सकते। अब जो पैसा वो कहां से आएगा,
क्या क्या सोर्सेज अभी कहाँ से जो फंड्स है उसको हम ले सकते हैं। देखिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेज है, मैं अपना खुद का पैसा लगा सकती हूँ, या फिर जो मेरे रिलेटिव है उनसे मैं ले सकती हूँ, या फिर मैं बैंक में जाके लोन ले सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमने जैसे बात की थी कंपनी की, हमने बात की थी इससे पिछले वाले चैप्टर जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी में बेसिकली जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो शेयर्स के थ्रू हम रेज करते हैं, शेयर इशू करके। तो हमारे पास ये भी एक सोर्स है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मनी है, जो पैसा है, उसको हम रेज कर सकते हैं। तो जो आपका जो क्लासिफिकेशन है सॉरी जो क्लासिफिकेशन है सोर्सेज ऑफ फंड्स का, तो उसके 3 बेस लिए गए हैं। 3 बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है सोर्सेज ऑफ फंड्स का। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन, एंड थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप पे। आपके यहाँ पे जो ये बेसिस हमने लिए हैं, इसमें जो हम यूज करेंगे कि भी हाँ ये सोर्सेज है, यहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, वे ऑलमोस्ट आपके सेम आएंगे सभी में। बट यहाँ पे हमने पीरियड के बेस पे अलग डिवाइड कर दिया, जनरेशन के बेस पे अलग कर दिया है, और ओनरशिप के बेस पे अलग। वो कैसे? पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ, टाइम पीरियड हमने लिया है कि भी अगर हम इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक अगर हमने कोई सोर्सेज ऑफ फंड है, कोई भी पैसा हमने लिया, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए अगर टाइम की बात करती हूँ तो भी हम बोलते हैं कि हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है, मीडियम टर्म सोर्सेज है, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट का मतलब क्या है? तो देखिए शॉर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? अगर मैंने पैसा लिया है अप टू 1 ईयर के, 1 साल के लिए मैंने कोई भी पैसा लिया है, तो वो मेरा किसके अंदर आएगा? शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। वहीं पे अगर मैंने जो सोर्सेज है, मेरा जो पैसा मैंने उठाया है, वो 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में, 1 साल से ज्यादा है लेकिन 5 साल से पहले मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? मीडियम टर्म सोर्सेज कहलाएगा। इसी के साथ ही अगर भाई मैंने पैसा उठाया है मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से ज्यादा, 5 से 20 साल तक के लिए, तो वो मेरा किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स है, भी मैं शेयर इशू करती हूँ, 1-2 दिन के लिए तो इशू नहीं करती, 1-2 साल के लिए भी नहीं इशू करती, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो किस में आएगा? लॉन्ग टर्म। इसी तरह से डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स है। मीडियम टर्म का मतलब क्या है कि भी मैं बैंक में गई, कॉमर्शियल बैंक में गई, वहां पे मैंने 5 साल के लिए लोन ले लिया, 3 साल के लिए लोन ले लिया। पब्लिक डिपॉजिट है, हमारे पास एक ये भी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि पब्लिक है उससे जो पैसा है, फंड्स है, वो हम रेज करते हैं। इन सभी को ना हम आगे की वीडियोस में डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जस्ट एग्जांपल देखिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? अभी क्रेडिट हमारा और कमर्शियल पेपर है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो फंड्स है, जो पैसा है, उसको अरेंज करते हैं। तो इस तरह से हमने पीरियड के बेस पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट 1 साल के लिए अगर आपने पैसा लिया, मीडियम 1 से 5 साल तक के लिए, 1 से ज्यादा और 5 से कम, और लॉन्ग टर्म हमारा जो 5 से ज्यादा, 5 से लेकर 20 साल तक। इसी के साथ ही फिर हमने दूसरा यहाँ पे बेस लिया जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है कि भी हमने जनरेट किया पैसा। कैसे जनरेट किया है कि भी या तो एक्सटर्नल सोर्सेज से या फिर इंटरनल सोर्सेज से। इंटरनल का मतलब क्या है? देखिए नाम से आइडिया चला, भी इंटरनली जनरेट किया। अगर जैसे मुझे अभी पैसा रेज करना है, ठीक है, एक तो मैंने इंटरनल कर लिया। इंटरनल का मतलब क्या? अभी जो मेरे पास था ना वही लगा लिया। इंटरनल में हमारे बेसिकली जो ओनर है, ओनर का जो पैसा है खुद का, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स का पैसा आ जाएगा। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या है, इसको भी आगे डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है कि हर एक कंपनी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, सारा का सारा प्रॉफिट है, वो ओनर्स में ना बांट के उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, क्योंकि भाई इन फ्यूचर हमें भी तो जरूरत पड़ सकती है ना। तो इस तरह से जो प्रॉफिट का हिस्सा हमने अपने पास रख लिया है, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा सोर्स है? इंटरनल सोर्स है। इसी के साथ ही हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कि भाई बाहर से ले लिया। इंटर का मतलब अंदर से ही हमने अरेंज कर लिया, अपने बिजनेस से खुद से हमने अरेंज कर लिया पैसा। और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कि हमने बाहर से लिया। बाहर से कैसे लिया कि भी डिबेंचर हमने इश्यू कर दिए, हमने लोन ले लिया बैंक से, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा? एक्सटर्नल। थर्ड हमने बेस लिया ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है कि भी ओनरशिप के पे हमने 2 बेस लिए यहाँ पे, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स का मतलब क्या होगा? भी मालिक का पैसा। बोरो का मतलब कि भी हमने उधार लिया है। ओनर्स फंड में कौन आएगा? फिर से वही इक्विटी शेयर्स है हमारा, रिटेन अर्निंग है, क्योंकि ये खुद मालिक का पैसा है। बोरोड फंड में क्या है? वही फिर से हमने लोन ले लिया, डिवेंचर हमने इश्यू कर दिए, तो भाई इनको बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ना, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, हमारे इक्विटी शेयर्स है, डिवेंचर है, सभी के अंदर हमारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेसिस यहाँ पे अलग है, अदरवाइज हमारे है यही, सोर्सेज यही है। जैसे अब मैं बात करती हूँ इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म्स में तो कहाँ पे? यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स की बात करती हूँ, तो वहाँ पे इक्विटी शेयर्स कहाँ पे आया? लॉन्ग टर्म में आया। डिवेंचर लॉन्ग टर्म में आया। ठीक है, वहीं पे इक्विटी शेयर्स है, जब हमने जनरेशन बेस लिया तो वहां पे कहाँ पे आया? इंटरनल सोर्स में आया।
और वहीं पे इक्विटी शेयर्स है जो जब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात की तो ओनर्स फंड में आ गया। तो ये जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है, चाहे इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर से, या हमने लोन लिया कमर्शियल बैंक से, हमने लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने लोन लिया, ट्रेड क्रेडिट है, हमारा कमर्शियल पेपर है आपके सारे यही सोर्सेज, ठीक है। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके क्लासिफाई हो जाएंगे कि भी पीरियड के बेस पे वो जो आपका जैसे इक्विटी शेयर्स है पीरियड के बेस पे तो जाएगा वो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जनरेशन में जाएगा वो इंटरनल सोर्सेज के अंदर, ओनरशिप में वो किसके अंदर जाएगा, ओनर्स फंड के अंदर, वैसे रहेंगे आपके सेम, ठीक है। तो देखिए आज जो हम डिटेल में करेंगे, हम करेंगे इक्विटी शेयर्स क्या, प्रेफरेंस शेयर्स क्या, रिटेन अर्निंग क्या है। अगर मैं बात करती हूँ इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस की, रिटेन अर्निंग की, तो अगर मैं इसको लूं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर आएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इनकी किसके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ये तीनों किसके अंदर आएगी, ओनर्स फंड के अंदर आएगी। और वहीं पे अगर हमारा बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर्स बेसिकली हमारा क्या है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। अगर मुझे एक लंबे टाइम के लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ अगर फाइनेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे किसको चूज करूंगी, इक्विटी शेयर्स को मैं चूज करूंगी। हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की भी, किस तरह से हमने कंपनी उसको फॉर्म किया। कंपनी जब हमने बना ली थी तो फिर हमने बेसिकली कंपनी के अंदर बात की थी शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल है जो कंपनी है उसकी जो कैपिटल है, कहीं ना कहीं वो कैपिटल है कहाँ से आई है, जनता से ही हमने लिया, पब्लिक से शेयर इशू करके। तो बेसिकली शेयर्स हमारा क्या है, इक्विटी शेयर्स में अगर मैं बात करूंगी तो शेयर्स हमारा क्या है, शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। जो एक कंपनी की शेयर कैपिटल है जब हम उसको एक स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर डिवाइड करते हैं तो जो वह स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बेसिकली क्या कहलाती है, शेयर्स हमारी कहलाएगी। और उन्हीं शेयर्स को हम फिर क्या करते हैं, पब्लिक में इशू करते हैं और फिर पब्लिक से जो मनी है उसको हम रेज करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो पर्सन जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर्स आपका क्या है, एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। और जो एक कंपनी के रियल ओनर है वो इक्विटी शेयर्स होल्डर ही कहलाते हैं। जिसके पास इक्विटी शेयर्स होगा वही कंपनी का रियल ओनर कहलाएगा। तो यहाँ पे फीचर्स में अगर हमारे इक्विटी शेयर्स के तो ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ द परमानेंट कैपिटल, ठीक है। कि भाई अगर परमानेंट कैपिटल मुझे चाहिए है जिसकी कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि भाई इस कैपिटल को आपकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहां पे जा सकती हूँ, इक्विटी शेयर से। इसी के साथ ही सेकंड फीचर है प्राइमरी रिस्क बियरर। तो देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो हमारे क्या है, इक्विटी शेयर्स एक प्राइमरी रिस्क बियरर है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कंपनी को अगर लॉस हुआ तो सबसे पहले बियर किसको करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर कोई भी क्रेडिटर है, डिबेंचर्स है, ठीक है, अगर उनसे हमने पैसा ले रखा है तो भाई उनका तो फिक्स है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, इवन हमें लॉस भी है तो भी हमें जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इक्विटी शेयर्स हमारे ऐसे शेयर्स है अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही उनको जो डिविडेंड है वो मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उस केस में फिर उनको जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, उनको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे इक्विटी शेयर्स क्या है, प्राइमरी रिस्क बियरर। कंट्रोल की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं कंट्रोल है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ही है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, वे हमारे रियल ओनर है। दे हैव द वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट है। अब वोटिंग राइट है तो अपने वोटिंग राइट के बेस पे ही वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको चूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर्स के पास क्या है, कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है हाई प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट कैसे, तो देखिए जैसे कि मैंने क्या कहा अभी, जो हमारे इक्विटी शेयर्स होंगे उनको उनका जो प्रॉफिट, उनको जो डिविडेंड है वो न तो किसी फिक्स डेट से मिलता है और ना ही उनका कुछ भी फिक्स है कि भाई इतना इनको डिविडेंड मिलेगा। जैसा जितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसी के बेस पे उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर हाई प्रॉफिट हुआ तो कहीं ना कहीं उनको फिर जो डिविडेंड है वो भी हाई मिलेगा, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो फिर डिविडेंड भी उनको कम मिलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट फीचर्स हमारे क्या था, हाई प्रॉफिट। क्लेम, इसके बाद नेक्स्ट है क्लेम ओवर द रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है कि भाई बचा कुचा, ठीक है, सबको पेमेंट करने के बाद जिसका इंटरेस्ट हमें देना था इंटरेस्ट दे दिया, हमने टैक्स देना था टैक्स भी पेमेंट कर दी, यहाँ तक कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी भी हमने पेमेंट कर दी। उन सबको देने के बाद जो लास्ट में जो भी बचता है, जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पर किसका राइट होगा, इक्विटी शेयर्स का। तो ये बेसिकली हमारा जो इक्विटी शेयर्स है उसके क्या हो जाएंगे, फीचर्स हमारे हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है। अब प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली क्या है, नाम से ही थोड़ा सा हमें पता चल रहा है कि भी प्रेफरेंस मिलना। तो भाई ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये थोड़े से डरते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि भी नहीं, हमें तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उससे हमें इंटरेस्ट चाहिए, और हमें जो इक्विटी शेयर्स है उनसे पहले अगर कल को जो कैपिटल अगर उसकी पेमेंट करनी पड़ी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, जैसे कंपनी हमारी बंद होगी, अगर उस केस में जो कंपनी है कंपनी बंद होने के केस में जो कैपिटल की रीपेमेंट की जाएगी, तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो हमारा पैसा भी पहले दो। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, प्रेफरेंस। तो बेसिकली इनको जो प्रेफरेंस मिली है, किसके ऊपर प्रेफरेंस मिली है, जो इक्विटी शेयर्स है इनके ऊपर इनको प्रेफरेंस दी है। कैसे, देखिए, दे आर द दो शेयर्स हु हैव प्रेफरेंस ओवर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप। तो भी इनको प्रेफरेंस मिली है कि भी इनको जो डिविडेंड है वो भी पहले दिया जाएगा, डिविडेंड के टाइम भी इनको प्रेफरेंस मिलेगी, और इसी तरह जब रीपेमेंट होगी, ठीक है, उस टाइम भी इनको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस इनको मिलेगी। दे हैव द फिक्स्ड रेट ऑफ द रिटर्न। और इसी के साथ ही जैसे इक्विटी शेयर्स थे उनके जो डिविडेंड थी उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स नहीं थी, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है इनकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स रहेगी। तो यहीं से हमारे फीचर्स निकलेंगे। फीचर्स बेसिकली क्या निकला, फर्स्ट फीचर्स तो हमें यही निकला, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारी रहेगी किस पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर। तब जब भी आप प्रेफरेंस शेयर देखोगे तो हमेशा इस तरह से पाएगा, जो भी रेट है, जैसे 8% आपकी है तो 8% हम हमेशा ऐसे लिखते, फिर 8% प्रेफरेंस शेयर्स या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई जो भी रेट है ना वो इनके सामने मेंशन रहेगी। इट मीन्स इस रेट से इनको डिविडेंड है वो पे किया जाएगा। इसी के साथ ही नो वोटिंग राइट है। तो भाई अब इनके पास क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट है बट इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ में कंट्रोल भी नहीं है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, तो भाई हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कुछ फीचर्स तो प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के हैं और कुछ फीचर्स यहाँ पे किसके हैं, डिवेंचर्स के हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। इक्विटी के हमारे यहाँ पे क्या प्रेफरेंस है कि भाई इनको भी डिविडेंड मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इस वजह से इनको हम कुछ ये फीचर्स हमारे किसका हुआ, इक्विटी शेयर्स का। डिवेंचर की अगर बात करती हूँ तो जिस तरह से डिवेंचर पर एक फिक्स रेट से हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सेम इनको भी एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे की जाएगी। तो इस वजह से इसके अंदर एक फीचर्स किसका है, डिवेंचर्स का भी है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस राइट ऑफ द रीपेमेंट। सेम बिल्कुल यहाँ पे जो मीनिंग है इसी में से हमने ये निकाल दिया कि भाई इनको एक प्रेफरेंस राइट ऑफ द रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। वाइंडिंग अप अगर होगा तो वहाँ पे इनको प्रेफरेंस दी जाएगी रीपेमेंट में। तो ये हो गए हमारे किसके फीचर्स, प्रेफरेंस के। अब नेक्स्ट है हमारा रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या है, रिटेन अर्निंग, अर्निंग का मतलब जो पैसा जो हमने कमाई की थी उसको हमने रिटेन कर लिया, रख लिया। इट मीन्स यूज ऑफ द फर्म सेविंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या, कि जो फर्म की सेविंग है उसी का हमने यूज कर लिया, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद से हमने फाइनेंस की है, या प्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं। इसका अनदर नेम है, इसको याद रखना। तो रिटेन अर्निंग में हमारा बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस है ना, जब भी उसको कुछ भी प्रॉफिट होगा ना, तो भी कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उस सारा का सारा प्रॉफिट है ना वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। उसका कुछ पार्ट है वो अपने पास रख लेती है। क्यों रखती है, इन केस इन फ्यूचर अगर हमें अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना, अगर हम अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए, उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी कि हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा हो। वो कब पॉसिबल है, तब अगर हम कुछ पैसा पहले से बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो वही बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग कहलाता है। क्या रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमने नहीं बांटा है, ठीक है, वही हमारा बेसिकली क्या है, रिटेन अर्निंग है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड द टैक्सेज, जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने डिविडेंड दे दिया, हमने टैक्स दे दिया। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में से 20 रुपये तो मैंने टैक्स दे दिया, अब 80 बचे ना। अब 80 में से मैंने क्या किया भाई, 30 रुपये मैंने डिविडेंड दे दिया। अब मेरे पास कितने रुपए बचे, 50 रुपये बचे। अब ये 50 रुपये है ना, ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको एज इट इज हमने ऐसा कैसा हमने क्या अपने फर्म के अंदर रख लिया। हमने ये सोच लिया कि भाई कल को मुझे अपना जो बिजनेस है ना उसको एक्सपेंड करना है, तो तब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो तब मैं इस पैसे को यूज कर लूंगी। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यही बेसिकली मेरा क्या कहलाएगा, रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है। तो अब फीचर्स की अगर हम बात करें तो रिटेन अर्निंग के फीचर्स हमारे क्या निकल के आए, परमानेंट सोर्स ऑफ द फंड, ये भी हमारे पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ यूज है,
कि भाई ये आपका पैसा, अब ये 50 रुपये है, मैंने सबको दे दिया जिसका जो देना था, अब मेरे हाथ में 50 रुपये, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इसका कैसे भी कहीं पे भी अच्छा सा इसका यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो 50 रुपीज़ है इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भी कोई शेयर होल्डर्स आके मुझे बोलेगा कि भी तूने मेरा डिविडेंड नहीं दिया है, ये 50 रुपये मुझे दे। जी नहीं, हम उनका डिविडेंड हमने दे दिया है, टैक्स की हमने पेमेंट कर ली है, तो अब हम बिल्कुल फ्री है भी इसका जैसे भी जहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम इसको बोलते हैं कि भी जो रिटेन अर्निंग है वो हमारे बेसिकली एक मीडियम या फिर एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, एक लंबे टाइम तक हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भी ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बिजनेस को। कल को अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, कल को कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, अगर मेरे पास पैसा है तो भाई मैं उसको ले सकती थी, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकती थी। बट अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक फाइनेंस सपोर्ट है जो रिटेन अर्निंग है वो प्रोवाइड करेगी। और इसी के साथ ही रिस्की इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहाँ पे रिस्क है, ठीक है, तो रिस्क है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई क्या करूँ, मैं इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर देखिए मेरे पास पैसा है ही नहीं तो फिर तो शायद मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगी पैसा, क्योंकि एक तो मेरे पास है नहीं, मुझे बोरो करना पड़ेगा, ठीक है, लोन मुझे लेना पड़ेगा, और ऊपर से वही रिस्की भी है, भी क्या पता फिर मुझे इससे बेनिफिट हो या ना हो। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास रिटेन अर्निंग है तो शायद मैं रिस्क वो ले सकती हूँ, क्योंकि कम से कम ये है ना, मुझे औरों को तो पैसा नहीं देना और किसी से उधार लेके तो मुझे यूज नहीं करना, भी मेरे पास है, इसको मैं लगा के देख लेती हूँ, तो मे भी हो सकता है कि भी मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर रिटेन अर्निंग है तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर रिस्की है तो उसका भी मैं बेनिफिट यहाँ पे ले सकती हूँ। तो ये थे हमारे बेसिकली क्या ओनर्स फंड, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड, और इसी के साथ ही हम इनको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, जो कि हमने कंप्लीट किया। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और इसके अंदर हमारा सोर्स ऑफ द बोरोड फंड या फिर बोरोवर्स फंड भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या क्या आएगा, हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेज है बोरोड फंड के, डिबेंचर्स के थ्रू हम जो फंड है उसको रेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, जो लोन है वो ले सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है पब्लिक डिपॉजिट का, डायरेक्टली हम पब्लिक से भी जो मनी है उसको रेज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जो कमर्शियल बैंक है, जो हम अपने चारों ओर जो बैंक हम देखते हैं अपने आसपास, बेसिकली कमर्शियल बैंक है, वहां पे जाके हम उनसे लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही है एक मेथड हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट, ये एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, तो ये इसको डिटेल में आगे करेंगे। और इसी के साथ ही है एक हमारे पास ICD मींस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जिसको कि एक कंपनी एक दूसरे की हेल्प के लिए बेसिकली यूज करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवेंचर से, डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। तो डिवेंचर बेसिकली हमारा एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इट रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी evidencing a debt which bears a fixed rate of interest and the company promise to repay them at a future date, like इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स की तरह अगर हम बात करें, ये भी हमारा क्या है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसमें बेसिकली कंपनी क्या करती है, जब कंपनी जैसे इक्विटी शेयर से कंपनी ने जो फंड उसको रेज कर लिया, प्रेफरेंस शेयर से भी कंपनी ने फंड रेज कर लिया, बट अभी कंपनी को और एक्स्ट्रा और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, देन जो कंपनी है वो डिबेंचर्स की हेल्प से पैसा लेगी। तो ये भी सेम उसी की तरह एक कागज ही हम बोल सकते हैं, कागज का टुकड़ा होगा जिसको कि जो कंपनी है पब्लिक को देगी, और उसके बदले में, ठीक है, और उसके बदले में जो पब्लिक है उससे क्या लेगी, पैसा लेगी। और यहाँ पे बेसिकली अब जो डिवेंचर्स है, जनरली डिवेंचर्स है वो सिक्योरिटी पर आपके इशू किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा जर्नली, ठीक है, ज्यादातर डिवेंचर्स उसको सिक्योरिटी पे इशू किया जाता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या कहा, बियर्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपनी प्रोमिस टू रीपे देम एट अ फ्यूचर डेट। और इसी के साथ ही कंपनी यहाँ पे प्रोमिस करेगी, जो कागज का टुकड़ा उस पर लिखा गया है कि भाई हाँ, हम आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। इसी के साथ ही एक मैच्योरिटी डेट पर, एक टाइम पीरियड के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपका जो पैसा हमने लिया है उसकी हम पेमेंट भी कर देंगे एट अ फ्यूचर डेट। वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, डिवेंचर्स। तो फीचर्स की अगर बात करते हैं तो फीचर्स हमारे क्या निकल के आया, बोरोवर्स फंड भी हमने ये बोरो किया है। सेकंड, फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगी। इसी के साथ ही जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स इवन इफ देयर इज लॉस इन अ बिजनेस, अगर हमारा लॉस हुआ है
तब भी हमें क्या है, जो इंटरेस्ट है डिबेंचर वो हमें देना ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट है रीपेमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक मैच्योरिटी डेट यहाँ पे फिक्स होगी कि भी 10 साल बाद, 15 साल बाद इस डेट को हम जो डिबेंचर है इसकी पेमेंट कर देंगे। इसका जो पैसा 10 लाख के जैसे डिबेंचर है तो 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए आप लोगों को वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट नो वोटिंग राइट। यहाँ पे जो डिवेंचर्स होंगे, जो डिवेंचर्स होल्डर्स होंगे, उनको वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट नहीं है इट मीन्स उनका जो कंट्रोल है वो भी कंपनी के ऊपर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या हमारे डिवेंचर्स के फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि बोरोवर्स फंड से रिलेटेड है, दैट इज लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है, गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस फर्म्स। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट है उसने पूरी कंट्री में, अगर मैं बात करती हूँ अक्रॉस द कंट्री, अ नंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको इस्टेब्लिश किया है। और अब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वह इन जो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनसे क्या कर सकती है, लोन है वो ले सकती है। यह भी हमारा एक क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बेसिकली जो फर्म से जो बिजनेस है उसको सपोर्ट देने के लिए, उसका असिस्टेंट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनको इस्टेब्लिश किया है ताकि हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी हो सके। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको अदर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो मैनेजरियल एडवाइस है ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फीचर्स पे अगर हम आए तो फीचर्स हमारे क्या निकलेंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इससे अगर हमने लोन लिया है तो बेसिकली ये हमारा एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। सेकंड, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इनका काम सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करना नहीं है, साथ ही साथ ये आपको जो एडवाइस देना है, मैनेजरियल एडवाइस है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लोन आपको अपनी करेंसी में तो दे ही देंगे, इसी के साथ ही अगर आपको फॉरेन करेंसी में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फॉरेन करेंसी में भी ये आपको जो लोन है वो प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी आपको चाहिए, देन आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनसे ले सकते हो। अंडरराइटर फैसिलिटी भी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। अंडरराइटर जैसे कि हमने जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वहां पे हमने बात की थी, अंडरराइटर बेसिकली वे पर्सन है जब भी कोई कंपनी है वो अपनी शेयर इश्यू करती है तो यहाँ पे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि भाई जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो 90% उसको जो पैसा है वो मिलना चाहिए। अगर 90% उसको नहीं मिला तो उस केस में वो कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी ऑलरेडी अपने कुछ बंदे हैं जो कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रखती है और उनको बोलती है इन केस अगर यहाँ पे जो पब्लिक से जो सब्सक्रिप्शन आएगा अगर वो 90% से कम होगा तो आप लोग फटाफट से खरीद लेना। तो ये अंडरराइटर्स भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बेसिकली हमारे होंगे फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। तो भाई पब्लिक से डिपॉजिट हमने लिया है तो सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट हमारा क्या है, यह एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, मीडियम टर्म है। इसमें बेसिकली क्या होगा, डिपॉजिट्स रेज्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट जो पब्लिक है उसके पास जाएगी और डायरेक्ट पब्लिक से कहेगी कि भाई आप अपना पैसा है वो हमारी कंपनी में लगाइए, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी कंपनी के द्वारा वो क्या रहेगी, हायर देन द बैंक रेट। जो बैंक में जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, ठीक है, वो आपको देगी, क्योंकि भी ज्यादा तो देना ही पड़ेगा। अगर बैंक में भी आपको, बैंक में अगर आप अपना पैसा जमा कराओगे तो आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर कोई कंपनी है उसने पब्लिक डिपॉजिट्स उसने अगर इशू किया है तो वहां पे उसको कम से कम 13-14% आपको रखना होगा, क्योंकि तभी आप जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। अदरवाइज अगर वो भी सेम देगी तो फिर आप सोचोगे इससे अच्छा तो बैंक ही है, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट से क्या है, ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। ये एक आपकी अनसिक्योर्ड हम पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो पैसा रेज करती है वो किसी तरह की सिक्योरिटी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो इस वजह से जो एक जिस कंपनी की एक रेपुटेशन है, ठीक है, वे कंपनी जनरली क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो फंड्स है उसको रेज करती है।
तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पब्लिक डिपॉजिट की वो ज्यादा मिलेगी जो बैंक में जो आपकी रेट चली हुई है, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है उससे। तो देखिए फीचर्स पे आए तो फीचर्स हमारा बेसिकली क्या निकल के आया, ये हमारा क्या एक अनसिक्योर्ड है, मैंने अभी बताया यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं दी गई है, ठीक है, अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मीडियम टर्म है, जनरली यहाँ पे जो पब्लिक डिपॉजिट है वो 6 महीने से 3 इयर्स के बीच में आपका चलता है। इसी के साथ ही इजी मेथड है, इजिली आपको एक एडवर्टीजमेंट आपको डालनी है, एडवर्टीजमेंट में अपनी कंपनी के बारे में आपको लिखना है और जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि भी ऐसे ऐसे आप इतना पैसा रेज करना चाहते हो, जो इंटरेस्टेड होगा जो बंदा वो वहां पे जाके पब्लिक डिपॉजिट है उसको खरीद सकता है। इसी के साथ ही इजी मेथड है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये, इसी के साथ ही लिमिटेड फंड है। तो यहाँ पे ना आपकी एक कंडीशन रखी गई है कि भी आप इससे ज्यादा जो फंड है वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू रेज नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या आपका, जो आपकी शेयर कैपिटल है और जो आपके रिजर्व है, ठीक है, फ्री रिजर्व है, उसका 25% से ज्यादा आप पब्लिक डिपॉजिट है वो नहीं रेज कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली क्या है, लिमिटेड फंड। तो ये किसके फीचर्स हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स के। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक से जब हम लोन लेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है और यह है बेसिकली हमारा एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। आप जो बैंक से जब भी आप लोन लोगे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन ले सकते हो और मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हो। दैट्स वाई कमर्शियल बैंक इज अ शॉर्ट एज वेल एज अ मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें बेसिकली क्या आएगा, बैंक्स गिव्स द लोन्स टू ऑल साइजेज ऑफ द फर्म्स एंड ऑल्सो मैनी वेज। तो इसमें क्या आएगा कि भी जो कमर्शियल बैंक्स है ये हर साइजेज ऑफ द फर्म, ठीक है, किसी भी साइज की कोई भी फर्म है उसको क्या देंगे, लोन देंगे एंड ऑल्सो मैनेज और अदर फैसिलिटीज भी कमर्शियल बैंक है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दे दी, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी आपको दे दी, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी आपको दे दी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि भी जितना बैंक में आपका पैसा जमा है उससे ज्यादा भी आप निकलवा सकते हो। कैसे, आपके बैंक में 5 लाख रुपए जमा है और आपने 6 लाख रुपए का चेक है वो इशू कर दिया, चेक फाड़ के किसी को दे दिया, अब कस्टमर बैंक में गया 6 लाख, वैसे तो अगर यहाँ पे बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती तो आपका चेक वहीं पे बाउंस हो जाता, ठीक है, मीन्स उसको पैसा मिलता ही नहीं, बट आपको ये फैसिलिटी मिली है तो इस वजह से 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में, उसके बावजूद भी 6 लाख रुपए का चेक आपका कट जाएगा। तो इस तरह से इन मैनी अदर वेज ऑल्सो जो कमर्शियल बैंक है वो आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसमें आप फीचर्स में डाल सकते हो कि भी आराम से हम जो बैंक है वो ले सकते हैं, हमारा जो शॉर्ट और मीडियम टर्म जो नीड्स है उसको हमारा जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो पूरा करता है, अदर फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है जैसे कि मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट ऑल्सो आ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप ट्रेड क्रेडिट की हेल्प ले सकते हो, बट ट्रेड क्रेडिट की हेल्प आप कहाँ पे लोगे, इसमें बेसिकली क्या होगा, क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट मीन्स क्रेडिट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर परचेज ऑफ द गुड्स। यहाँ पे जो ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी है, यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा एक ट्रेडर के द्वारा दूसरे ट्रेडर को फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स। कैसे, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीदने गई लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तो जो मेरा सप्लायर है मैं उसके पास गई, मैंने उससे जो है रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, बट मैंने उसको कहा कि भाई अभी फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जो मेरा सप्लायर है उसने बोल दिया ठीक है भाई 1 महीने के बाद आप पेमेंट कर देना। इट मीन्स उसने मुझे क्या दे दिया, जो क्रेडिट है इसकी फैसिलिटी उसने मुझे दे दी, ठीक है। तो वो ये हमारे क्या कहला है, उसने मुझे क्रेडिट दे दिया। एक जो ट्रेडर है उसने, जो मैं दूसरा ट्रेडर हूँ, मुझे क्या दी, क्रेडिट की फैसिलिटी दे दी, और इस फैसिलिटी की वजह से ही मैं क्या कर पाई, गुड्स को परचेज कर पाई, मीन्स जो रॉ मटेरियल है उसको मैं खरीद कर पाई, ठीक है, कुछ भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है। तो जनरली जो ट्रेड क्रेडिट है ये आपका 3 से 6 महीने तक ही आपका होगा, इसी वजह से इसको हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में रखते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम किसको बोलते हैं, अप टू 1 ईयर अगर हमने कोई फाइनेंस यूज किया है, मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर, और आपका लेस देन 5 ईयर्स मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आएगा, और जो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, अप टू 20 ईयर्स। तो ये 3 और 6 महीने तक की आपको फैसिलिटी मिल सकती है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड क्रेडिट है। तो ये ट्रेड क्रेडिट आपको कितना मिलेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका साइज ऑफ
बिजनेस क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो ये आपका डिपेंड करेगा इन सब फैक्टर्स पर। और ये आपका जो क्रेडिट वर्थिनेस है, आपकी जो एक मार्केट में आपकी रेपुटेशन कैसी है, तो ये सारी चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा। तो ये भी आपका एक इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आराम से आप ये जो सोर्स है इसका यूज कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं है, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे ज्यादा नहीं है कि भी आपको कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है ये सब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है आईसीडी, मीन्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो देखिए नाम से है इंटर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब जो कंपनी है, जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर दे, ठीक है, मेरी कंपनी है, ठीक है, या मुझे लगा लीजिए मैं कंपनी हूं और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं दूसरी कंपनी के पास गई, ठीक है, और उससे मैंने कहा कि मुझे कुछ टाइम के लिए पैसा दे दीजिए और उसने मुझे दे दिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये भी हमारे बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म है। तो इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर। ये क्या भी एक ऐसी डिपॉजिट है जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ की है। तो जो आपका आईसीडी है ये आपका 3 तरह से हो सकता है, 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट। तो जो 3 मंथ डिपॉजिट होगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ये आपकी 12% रहेगी। 6 मंथ में आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 15%। और कॉल डिपॉजिट का मतलब क्या है कि भी जैसे ही आपने बोल दिया तभी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पैसा लिया, मैं कंपनी हूं, मैंने दूसरी कंपनी से जो आईसीडी है, ठीक है, ये लिया और मैंने कौन सा लिया, कॉल डिपॉजिट। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो दूसरी कंपनी जैसे ही मुझे कहेगी तो तुरंत मुझे उसका पैसा वो रिफंड करना पड़ेगा। इट मीन्स वो मुझे सिर्फ 1 दिन पहले नोटिस देगी, कल अगर उसको पैसा चाहिए तो आज मुझे नोटिस देगी और कल ही मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी कम रखी गई है इनकी वजह, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 10%। तो ये था आपका बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ द बोरोवर्स फंड या फिर बोरोड फंड। और इसी के साथ ही चैप्टर 8 हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और आपका कोई भी डाउट है या कुछ आपको ना समझ में आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।